गर्मी में एक कमरे का ससुराल बना होटल। अरे मोरी मैया, कितनी गर्मी हो रही है। गर्मी से हाल बुरा हो चुका है। बहू जल्दी आ जा, मैं तो शादी की तैयारी से ही थक चुकी हूँ। भगवान का शुक्र है कि ये शादी निपट गई। वो तो है माँ जी। ये कहकर रचना कलश के चावल गिराकर घर के अंदर आती है। अरे अंतरा, अब तो तेरी बहू आ गई है। अब तो तेरी बहू के हाथ से खाना खा पी कर जाएंगे। अरे जरा हम भी तो देखे बहू कितना अच्छा खाना बनाती है। क्यों कश्मीरा? अरे हाँ हाँ बहू, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे क्या, सबको ही लग रही होगी। गर्मी जो इतनी पड़ रही है, तो जा सबके लिए ठंडा ठंडा शरबत बना कर लिया। जी बुआ जी। और सुनो, तुम शहर में नहीं गांव में हो, तो यहाँ पर तुम्हें घूंघट में रहना पड़ेगा। जी बुआ जी। अरे पर बहू देखेगी कैसे? उसने इतना मोटा और भारी लहंगा पहन रखा है, कपड़े तो बदलने देते। ओहो, जब तक बहू कपड़े बदल कर आएगी हम तो पसीने में तर हो जाएंगे। इससे पहले बहू तू कुछ शरबत लिया। जी लाई। अरे बहू, थोड़ा घूंघट और करो। हम तुम्हारे ससुर समान हैं, तुम्हारे ससुर के बड़े भाई। और हाँ, शरबत सत्तू या बर्फ डालकर लाना। जी ताऊ जी। माँ जी, रसोई कहाँ है? अरे बहू, तुझे रसोई ढूंढने में कोई परेशानी कैसे हो सकती है? वो देख, तेरा ससुराल एक कमरे का है, इस एक कमरे के कोने में हमारी रसोई। वो देख, जा जाकर शरबत बना दे, सभी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे सारे रिश्तेदार यहीं रहेंगे, इस एक कमरे के ससुराल में? और कहाँ जाएंगे बहू? यहाँ पूरे में बिस्तर बिछा देंगे, सब यहीं लेट जाएंगे। हे भगवान, इतनी गर्मी में सारे लोग एक ही कमरे में कैसे रहेंगे? ऊपर से रसोई भी यहीं है, सारी गर्मी इधर ही आ जाएगी। ऊपर से मुझे ना कपड़े चेंज करने दे रहे, ना घूंघट हटाने दे रहे। मैं तो ऐसी गर्मी में पागल हो जाऊंगी। ये कैसी जगह शादी हो गई है मेरी। इतना कहकर दिल पर पत्थर रखकर उस एक कोने की रसोई में रचना बड़ी मुश्किल से घूंघट में शरबत बनाती है और एक एक करके सभी मेहमानों को शरबत देती है। अरे बहू, इतना सा ही शरबत बनाया था क्या? अरे जरा अपने घर के लोगों को तो देखो, सारे मेहमान हैं। जाओ और शरबत बनाकर लेकर आओ। जी अभी लाई। अरे अंतरा मामी, भूख भी लग रही है। अपनी बहू से कह दो कि थोड़ा कुछ खाने पीने को भी ले आए, सारे मेहमान भूखे बैठे हैं। हाँ विनोद बेटा, मैं अभी खाना बनवा देती हूँ, या बहू खाना भी बना ले। मुझे इतनी गर्मी लग रही है, ऐसा लहंगा पहनकर मैं खाना कैसे बना पाऊंगी? और यहाँ तो कोई कमरा भी नहीं है जहाँ मैं चेंज कर पाऊं। इसीलिए तुझे मना कर रही हूँ, अभी सबको खाना दे दे, शांत होकर बैठ जाएंगे, तो तू अपने बाकी के काम निपटा लेना। जी माँ जी। बड़ी मुश्किल से रचना खाना बनाने के लिए लहंगे में बैठ पाती है। पूरी सब्जी बनाते बनाते उसे पसीने आने लगते हैं। हे भगवान, मैं तो थक गई। पता नहीं कैसे लोग हैं जो इस एक कमरे के ससुराल को समझ रखा है। और नहीं, बहू इन्हें नौकरानी लग रही है। आते ही नहीं बहू से कोई काम करवाता है क्या? अरे बहू, मेरे भतीजे का भूख से हाल बेहाल हो रहा है, जरा जल्दी खाना बना। बस माँ जी, पूरी प्लेट में लगा रही हूँ। मुझे क्या रोबोट समझ रखा है? एक तो इतनी गर्मी लग रही है, पंखे की भी हवा नहीं आ रही इस कोने में। रचना प्लेट लगाकर सबको खाना देती है। खत्म हो जाने पर बैठने आती है कि लहंगे की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और माधव उसे संभाल लेता है। रचना, तुम ठीक तो हो ना? आप तो रहने दीजिए, आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती तो पूछते कि इतने लंबे से घूंघट में, भारी से लहंगे में मैं कैसे बार बार सबको खाना परोस रही हूँ। ये मैं ही जानती हूँ। आपको क्या है, अपना सहरा शेरवानी उतार कर बैठ गए हैं 4 जनों में की करने। अरे रचना, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं माँ से बात करता हूँ। अरे बेटा, यहाँ बहू के साथ क्या कर रहा है? हमारे साथ भी आजा, बैठ जा। और बहू, राजन विनोद की प्लेट खाली है, जाओ उन्हें सब्जी पूरी दे दे। जी जी अभी। और तुम तो छोड़ो मेरा हाथ। गुस्से में रचना अपने पति के पेट में एक कोहनी मारकर चली जाती है। आउच! क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं ताऊ जी। फिर सबको खाना देने के बाद रचना थक जाती है और बैठे बैठे सो जाती है। उसे देख कश्मीरा जगाने जाती है तो माधव मना कर देता है। बुआ जी, उसे उठाइएगा मत, बेचारी गृह प्रवेश के बाद से ही सबको खाना दे रही है, एक पल के लिए भी बैठी नहीं है। और देखिए कितना पसीना आ रहा है। उसे लहंगा भी नहीं उतारने दिया आप सबने, थोड़ा तो रहम कीजिए। ओहो, देख रही है, तेरा बेटा अभी से ही बहू के पक्ष में हो गया। चलो अच्छी बात है, हम कौन से तुम्हारी पत्नी को परेशान कर रहे हैं, सोने दो। माधव पास के बिस्तर पर उसे सुला देता है और एक पर्दा डाल देता है,
जिससे सारे बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार उसे ना देखें। ऐसे ही शाम हो जाती है। रचना अपने कपड़े बदलकर आराम से बैठी थी कि मौसिया सास सुधा उसके पास आती है। अरे बहू, तुझे कितनी बार बताऊं घूंघट करके रख, तेरे किसी भी सास ससुर ने देख लिया तुझे तो गजब हो जाएगा। नई बहू को पर्दे में ही रहना चाहिए, समझी? अब जा जाकर चाय बना। मैं चाय तो बना दूंगी, पर मैं तो पहले इस तरफ बैठी हूं ना, मुझे कोई भी नहीं देख सकता, तो थोड़ी देर घूंघट ऊपर कर लूंगी तो क्या हो जाएगा। मुझे भी गर्मी लग रही है, और ऐसा तो है नहीं किसी ने मेरी शक्ल नहीं देखी, सबने शादी में मुझे देखा है। देख ले अंतरा, देख ले तेरी बहू कैसे अभी से ही जबान लड़ा रही है। अरे मैं तो मौसी हूँ, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगेगा, लेकिन कोई और होता तो तौबा तौबा तौबा। छोड़ ना सुधा, ऐसी बात नहीं करते, जा सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ। ये बोलते ही रचना घूंघट करके फिर से गर्मी में सबके लिए चाय बनाती है। अब इतने सारे मेहमान थे, हर कोई थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने खाने पीने की फरमाइश कर रहा था। ऊपर से हल्की साड़ी पहनने पर विनोद कहता है, देखो रचना, मैं तुम्हारे जेठ की तरह हूँ और अभी तुम्हारी नई शादी हुई है, इसलिए बता रहा हूँ इतनी हल्की साड़ी मत पहनो। जो नई नवेली दुल्हन हो तो थोड़ी भारी साड़ी पहनो। भाई साहब, गर्मी लग रही है इसलिए मैंने थोड़ी हल्की साड़ी पहनाई है। कोई बात नहीं, थोड़ा बर्दाश्त करो और अपने हाथ के पकौड़े भी बनाकर खिला दो। फिर कहाँ मैं बार बार आने बैठ रहा हूँ, मुझे तो आगरा ही चले जाना है। अब मेरा भेजा फ्राई हो रहा है, शादी करके पछता रही हूँ। इससे पहले ही बढ़िया थी मैं जब जीन्स टॉप पहनकर विदाउट कोई घूंघट के इधर उधर रहती थी, पर इन बड़े लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। ऊपर से इतना छोटा ससुराल है, हर जगह कोई ना कोई बैठा है। सच में कमरे के ससुराल को होटल समझ लिया है, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। जब से आए बहू ये, जब से आए बहू वो। जी भाई साहब, लाई अभी पकौड़े। इतना कहकर रचना फिर से चूल्हा जलाकर गर्मी में बैठकर पकौड़े बनाती है। उस चूल्हे का धुआं और गर्माई सीधे रचना के मुंह पर लग रही थी। बस अब मुझे और नहीं होगा, मैं पागल हो जाऊंगी इस गर्मी में, थोड़ी देर बाहर चली जाती हूँ। पकौड़े उतार कर वो थोड़ा बाहर जाकर हवा लेते हैं। भले ही बाहर गर्मी सही, लेकिन उतनी भभक तो नहीं है जितना अंदर एक कमरे में है। भगवान जाने कैसे आलसी जानवर की तरह सब एक साथ अंदर हैं, ये भी नहीं कि अपने घर चले जाएं। अरे सर, सुकून तो अपने घर पर ही होता है, लेकिन यहाँ के रिश्तेदार बड़े मक्खी की तरह हैं जो गुड़ से चिपक जाते। एक काम करती हूँ, फ्रिज के ठंडे पानी से मुंह धोकर अंदर चली जाती हूँ, वरना सब बोलेंगे। फिर रचना ठंडे पानी से मुंह धोकर फिर सबके काम करने लगती है। ऐसे ही 4 दिन से हफ्ता और हफ्ते से 2 हफ्ते हो जाते हैं, लेकिन मेहमान जाने का नाम नहीं लेते। उन्होंने नई बहू को गर्मी में बिल्कुल काम करवाकर परेशान कर दिया था। ऐसे में रचना की हालत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि वो बेचारी खुद भी खा पी नहीं पाती है। पति से अपनी परेशानी बताती है, लेकिन वो नजरअंदाज कर देता है। बहू एक दिन गर्मी में कपड़े सुखाते सुखाते बेहोश हो जाती है। माधव फौरन डॉक्टर को घर पर बुलाता है, तो डॉक्टर बताता है, देखिए, गर्मी में इनकी हालत बहुत डाउन हो चुकी है। और इतनी मोटी साड़ी क्यों पहनी है आप लोगों ने? आप जून जुलाई की गर्मी से वाकिफ नहीं है क्या? और इतने सारे लोग क्यों हैं? यहाँ पर मरीज के पास ज्यादा लोग रहने से और घबराहट पैदा होती है। देखिए माधव जी, हो सके तो थोड़ा रेस्ट करने वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा दो तो बेहतर होगा। जी डॉक्टर। ये सब इसी वजह से हो रहा होगा। बहू ने मुझे बोला था कि उसे परेशानी हो रही है, फिर भी मैंने इसकी एक नहीं सुनी। बेटा, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। देख, बहू का पगफेरा भी नहीं हुआ, ऐसा कर तू इसके मायके ले जा इसे। ठीक है माँ। बहुत हो गया, कहीं ना कहीं ये रिश्तेदार भी मेरी बहू के इस हालत के जिम्मेदार हैं। बहुत दिन खाना खा लिया मेरे घर को होटल समझकर, अब मुझे इन्हें यहाँ से निकालना ही होगा। सुनिए, आप सब थोड़ा बाहर जा सकते हैं? जो डॉक्टर साहब ने बोला है उसी के लिए बोला है मैंने। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो सब बाहर चलो। उनके बाहर जाते ही अंतरा बहू से कहती है, बहू मैं समझ सकती हूँ, तू बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए अब मैं तुझे तेरे मायके भेज रही हूँ, और इन मेहमानों की तो छुट्टी मैं करूंगी। काश तेरी ये बात मैंने पहले समझ ली होती। कोई बात नहीं माँ जी, ये सब हो जाता है, आप अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ। कुछ देर बाद माधव रचना को लेकर उसके मायके चला जाता है, और फिर अंतरा शाम से लेकर अगले 4 दिन तक रोज फीका खाना बनाती है और बहाने लगाती है। तभी सुधा, कश्मीरा, मुकेश खाने को मना कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, बस जिज्जी, अब और नहीं चाहिए। अरे खा लो पेट भरकर, बहू के हाथ से भी तो कहते थे बार बार। पर तुम्हारे हाथ से नहीं खा सकते ना अंतरा। रचना बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाती थी, इसलिए खाते थे।
और वैसे भी अब हम सबको बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें अपने घर को निकलना चाहिए। हाँ हाँ, अब हम सबको अपने घर जाना चाहिए, हम चलते हैं। इस तरह सारे मेहमान मजबूरन खुद ही अंतरा का बेकार खाना खाकर वहां से भाग जाते हैं और कुछ दिनों बाद ही नई बहू घर वापस आकर एसी में सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। देने वाला घोड़ा। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वह कभी भी बाकी जानवरों को अपनी बकवास बोलकर डराता था। एक बार नदी के मछलियों के पास जाकर कहा, ओए मछलिए, पानी में अच्छे से मजे कर रहे हो, पर कल नदी से सारा पानी को निकाल देंगे, फिर पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, सोच लो। इससे मछलियां ना कुछ समझते हुए सिर पकड़ लिए। फिर एक बार पेड़ के पास के कौवों के पास जाकर कहा, ओए कौवे, जल्दी ही इस पेड़ को काट देंगे, देर ना करते हुए तुम्हारे घरों को बचा लो। उसकी बात पर विश्वास करके सारे कौवे घबरा कर चिल्लाने लगे। ऐसे लोमड़ी के हर झूठ पर विश्वास करके वह जानवरों का घबराना देख उसे बहुत खुशी मिलती। आगे आगे लोमड़ी को यह एक आदत सी पड़ गई। हर रोज किसी भी एक जानवर को ना डराती तो उसका दिन ही नहीं निकलता। उसी जंगल में एक घोड़ा भी रहता था। वह हरे भरे घास को चरते हुए बहुत सुंदर और स्वस्थ था। वह ना किसी के पास जाता, बस अच्छे से अपना काम खुद देखता। एक दिन घास चर रहे घोड़े के पास लोमड़ी पहुंचा। घोड़े ने उस पर उतना ध्यान नहीं दी। इससे लोमड़ी, यह जंगल में सारे जानवर मुझे देखकर घबरा जाते, नहीं तो कुछ मैं क्या बोलूंगा करके बेसब्री से देखते, लेकिन यह घोड़ा मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, इसकी खबर तो लेनी ही है करके सोचा। बाहर से घोड़े को अपने प्राणों को बचाना हो तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। वह क्या मुसीबत है? बोलकर घोड़े ने पूछा। हमारे राजा शेर तुम्हें मारने आ रहे हैं, मैं उधर से ही आ रहा हूँ। लोमड़ी के बारे में पूरी बात जानने वाला घोड़ा उसको सबक सिखाना चाहता था और कहा, अच्छा बस इतनी सी बात है, मुझे शेर से डर नहीं लगता, उसके बारे में तुम परेशान ना हो। बोल के लोमड़ी लोमड़ी मेरी बात छोड़ो, पहले तुम्हारे प्राण बचा लो, कहा घोड़ा। हाँ, मेरे प्राणों को क्या हुआ? करके संदेह से पूछा लोमड़ी। हमारा राजा शेर का एक लौता बच्चा बीमार हुआ, तो उपचार के लिए हाथी के पास जाने पर पूंछ के कोने में सफेद निशान वाले लोमड़ी की खून पीने से बीमारी ठीक हो जाएगी करके बताया। तब से शेर तुम्हारे लिए देख रहा है, तुम दिखोगी तो मार देगा, जाकर चुपके अपने प्राणों को बचा लो, बोलकर कहा घोड़ा। इससे लोमड़ी भयभीत होकर तुरंत जंगल के घने पेड़ों में घुसकर बिना किसी को दिखे घर गया। एक हफ्ता भर बाहर नहीं निकला, खाना पीना छोड़कर घर में ही छुप गया। उसके बाद एक खरगोश लोमड़ी के घर पर आया। लोमड़ी को तो उसे पकड़ने तक की ताकत भी नहीं थी। वह पूरी बात बताकर, शेर आएगा तो देख के बताना मित्र, बोलकर पूछा। तब खरगोश ने कहा, ना ना, उस तरफ मैं नहीं जाऊंगी, तुमने ही तो एक बार कहा था ना, उस तरफ जाओगे तो भेड़िया मार देगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। फिर एक दिन लोमड़ी को देखने गधा आया। वो भी एक कारण देकर उधर से चला गया। भूतकाल में बेवजह उन्हें अपनी बकवास बताकर डराने के लिए लोमड़ी अपने आप को कोसता रहा। 10 दिन बाद घोड़ा आया। शेर आ रहा है कि नहीं, अब तुम ही बताओ मित्र। तब घोड़े ने कहा, शेर नहीं आएगा, जानबूझकर तुमसे मैंने झूठ कहा,
क्योंकि तुम सबको अपनी बकवास बताकर घबरा रहे हो ना। डर का मतलब तुम्हें भी पता चलना चाहिए। पहले झूठ बोलने पर, लोमड़ी को घोड़े पर बहुत गुस्सा आने पर भी बाद में। ये कहानी है मीना नाम की एक लड़की की, जिसे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का बहुत शौक था। अरे यार, इस 2 कौड़ी के फोन से एक भी फोटो अच्छी नहीं आती है। तभी वहां मीना की माँ पल्लवी आती है। अरे बेटा पल्लवी, फोटो ही खींचती रहोगी या खाना भी खाओगी? अरे माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे एक कैमरा दिलवा दो, लेकिन आप तो मेरी सुनने को ही तैयार नहीं है। बेटा, तेरा एक कैमरा का दाम भी तो 10 कैमरे के बराबर है। अरे माँ, आपकी एक ही तो बेटी है और आप उसे एक कैमरा नहीं दिलवा सकती हो। अगर आप मुझे कैमरा नहीं दिलवाओगी तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। नाटक बंद कर, तेरी मनपसंद बिरयानी बनाई है मैंने। अच्छा, आज खा ले रही हूँ, लेकिन कल से नहीं खाऊंगी। हाँ, चल देखती हूँ कि तू अपनी बातों पर अमल करती है या नहीं। हाँ, देख लेना आप। पहले मैं जरा आज अपनी बिरयानी खा लूं। पगली। तो मीना डाइनिंग टेबल पर बैठती है और अपनी बिरयानी खाने लग जाती है। खैर, इसके कुछ दिन बाद एक दिन मीना के पापा ऑफिस से घर आते हैं। ले बेटा, तेरा बर्थडे गिफ्ट। अरे पापा, मुझे जो चाहिए वो तो आप मुझे देंगे नहीं, तो इसका क्या फायदा? अरे बेटा, मुझे मालूम है कि तुझे क्या चाहिए, लेकिन जरा इसे भी तो खोलकर देख ले एक बार। इसमें भी बहुत अच्छी चीज है। खोल ही लेती हूँ अब। इतने प्यार से जो लेकर आए हैं आप मेरे लिए। मीना गिफ्ट खोलती है तो देखती है कि उसमें कैमरा रखा हुआ है। ये देखकर मीना खुशी के मारे पागल हो जाती है। अजी, मैंने आपसे मना किया था ना कि इतना महंगा कैमरा अभी मत दिलाइए इसे। आप भी ना। अरे पल्लवी, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? अरे इसे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का शौक है। अगर हम इसके शौक पूरे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यस पापा, यू आर द ग्रेट। आप तो मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं। उफ भगवान, ये दोनों बाप बेटी का क्या करूं मैं। हाँ माँ, आप बैठो, मैं पापा के लिए खाना लगाती हूँ। देखा, आपसे कैमरा मिल गया तो खाना भी लगा रही है अब। अरे कोई बात नहीं, अभी इतनी बड़ी बेटी भी नहीं हुई है हमारी, बच्ची ही तो है। खैर, अब मीना को अपना पसंदीदा कैमरा मिल चुका था, इसलिए वो अब अच्छे अच्छे स्पॉट पर जाकर फोटोग्राफी करना शुरू कर देती है। कि तभी एक दिन जब मीना किसी खूबसूरत नदी के किनारे फोटोग्राफी कर रही थी, तभी उसके पास एक आदमी मुंह में रुमाल बांधे हुए आता है। ए, तुम लोग कौन हो? अरे जाने मन, हम लोग कौन है अभी तुझे बताते हैं। इसके बाद दीपक मीना को जोर से धक्का देता है और उसका कैमरा लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन मीना बड़ी चालाक थी। वो जल्दी से दोनों के सिर पर 2 पत्थर से वार करती है। आई! चुप बेवकूफ। वहीं मीना जल्दी से उनके पास आ जाती है और अपना कैमरा उठाती है। बड़ी चालाक बन रही है ना तू। रुक, तुझे अभी इसी नदी में फेंकता हूं। तब दीपक मीना से उसका कैमरा छीनता है और उसे नदी में फेंककर राजेश के साथ फरार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मीना चुड़ैल बन जाती है। एक तो तुम लोगों ने मेरा कैमरा चुराया और ऊपर से मुझे एक चुड़ैल बना दिया। अब मैं तुम लोगों से बदला लूंगी, बदला। वहीं दूसरी ओर मीना के माता पिता उसके लिए बहुत परेशान होते हैं और उसकी मिसिंग कंप्लेंट थाने में लिखवा देते हैं। खैर, चुड़ैल अब राकेश और दीपक के पास जाती है। मेरा कैमरा चुराएगा तू? रुक, अभी तेरी टांग तोड़ती हूँ और इसका सूप बनाकर पीती हूँ। तब चुड़ैल राकेश के सामने अचानक से प्रकट हो जाती है।
चुड़ैल को वहां देखकर राकेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। क, 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 कौन है तू? कहीं तू मेरी पुरानी प्रेमिका मंजूली तो नहीं है? अपनी शक्ल देखी आईने में? तेरी कोई पुरानी प्रेमिका भी थी? यकीन नहीं होता। अच्छा, तू मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश मत कर, वरना। तुम कोई भी हो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। वैसे मैं इतना बुरा भी नहीं दिखता। हाँ, तू बुरा नहीं दिखता, लेकिन जब तू मरेगा ना तो तू बहुत ही बुरा दिखेगा। मरेगा मतलब? हाँ, अगर तू मरेगा नहीं तो मैं तेरे हाथ और पैर का सूप बनाकर कैसे पीऊंगी रे? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। एक तो मेरा कैमरा चुराता है और मुझे मारता भी है, और ऊपर से बोलता है कि तुझे ना मारूं। अच्छा, तो तू कैमरा वाली चुड़ैल है? हाँ। तब इसके बाद चुड़ैल राजेश के हाथ पैर तोड़ देती है और उसे मार डालती है। उसे मारने के बाद चुड़ैल वो कैमरा अपने हाथ में लेती है। रुक, ऐसे ही रहना, अब तेरी एक फोटो खींचती हूँ। और चुड़ैल अपने कैमरे से राजेश की लाश की फोटो खींचती है और बहुत खुश होती है। अगर मैं ना मरती ना तो बहुत अच्छी फोटोग्राफर बन जाती। वाह मीना, तेरी फोटोग्राफी का तो कोई जवाब नहीं। सोच रही हूँ अब से मैं बुरे लोगों को ऐसे ही मारूंगी और उनकी ऐसे ही तस्वीर लूंगी। इस काम में तो बड़ा मजा आने वाला है मीना। लेकिन दूसरा वाला आदमी कहाँ है? पहले तो उसे मारूंगी और सोच रही हूँ कि उसकी खोपड़ी का सूप बनाकर पीऊं। और चुड़ैल अब दीपक को ढूंढने लग जाती है। वहीं शाम को जब दीपक राजेश के पास आता है तो देखता है कि किसी ने राजेश को बहुत बुरी मौत मारा है। नहीं, कहीं ये काम उसी लड़की की आत्मा का तो नहीं है? मुझे भागना होगा यहाँ से। तभी वो वहां से भाग जाता। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल एक आदमी की दुकान के पास जाती है। दरअसल वो आदमी मोहल्ले में बासी मिठाइयां बेचता था। इस आदमी की वजह से मेरा बहुत बुरा वाला पेट खराब हो गया था। इसे तो मारना ही पड़ेगा। खैर, वो आदमी अपनी दुकान बंद करके घर के लिए निकलने लगता है कि थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक सुनसान गली में उसे चुड़ैल मिल जाती है। चुड़ैल? वो भी कैमरे वाली? आजकल चुड़ैलों के पास भी कैमरा होता है क्या? और क्या, हम लोग मॉडर्न जमाने के चुड़ैल हैं। हमारे पास सब कुछ होता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें मुझसे क्या काम है? सुना है तू बासी मिठाइयां बेचता है जिससे लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। नहीं नहीं, ये किसने बोला? ये सब गलत है। मैं तो कॉलोनी में सबसे ताजी मिठाइयां बेचता हूँ। तभी चुड़ैल अपनी शक्ति से उस आदमी की दुकान की मिठाइयां अपने हाथों में प्रकट करती है। अच्छा, तो ये ले, अपनी सारी मिठाई खा ले। अब वो आज मेरा पेट खराब है। मुझे पता था कि तू यही बोलेगा, लेकिन मैं तो तुझे ये मिठाई खिलाऊंगी। नहीं नहीं। जबरदस्ती उस आदमी के मुंह में मिठाई के डिब्बे को ठूंस देती है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है।
बड़ा आया, मेरा पेट खराब करेगा। गया ना काम से। उसे मारने के बाद चुड़ैल उसकी तस्वीर ले लेती है। मोटा गेंडा कहीं का, इसकी तो फोटो भी अच्छी नहीं आई। इसके बाद चुड़ैल दीपक को ढूंढने लग जाती है, लेकिन फिर भी उसे दीपक का कहीं पता नहीं चलता। आखिर ये दुष्ट दीपक है कहाँ? पता नहीं क्यों मैं अपनी शक्ति से भी उसको देख नहीं पा रही हूँ। लगता है कुछ गड़बड़ है। तब तक मैं अपने नए शिकार को ढूंढती हूँ। ये बोलते बोलते चुड़ैल रास्ते में जा रही थी कि तभी उसे एक आदमी मिल जाता है जो किसी औरत की चेन छीनकर भाग रहा था। अभी इसको सबक सिखाती हूँ, चोर कहीं का। चुड़ैल उस चोर के सामने चली जाती है। चुड़ैल! अरे चोर, कितनी चोरी करेगा? हाँ, जाने दे चुड़ैल, मेरी एक छोटी बेटी है। तो क्या उसे भी चोरी करना सिखाएगा? तुझे तो मरना पड़ेगा ही, नहीं तो तू अपनी बेटी से भी चोरी ही करवाएगा। इसके बाद चुड़ैल उसे मार देती है और उसे एक खंबे से लटकाकर उसकी फोटो खींचती है। ये फोटो तो बड़ी जबरदस्त आई है। खैर, कुछ दिन बीत जाते हैं और कॉलोनी में चुड़ैल के बारे में सबको पता चलने लगता है। तभी एक दिन कॉलोनी वाले पंडित को बुलाते हैं। उस घर की एक सदस्य है वो चुड़ैल। पंडित जी, ये तो मेरा घर है। हाँ, तुम्हारी बेटी मर चुकी है और वो चुड़ैल में बदल चुकी है। वही ये सब कर रही है। ये सुनकर मीना के माता पिता बहुत रोते हैं। रो मत बेटी, हमें उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाना होगा। ठीक है पंडित जी, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। मीरा का एक खूनी है जो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। हो सकता है कि उसके पकड़े जाने के बाद उसे मुक्ति मिल जाए। अच्छा पंडित जी। खैर, कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर दीपक को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर उसे हथकड़ियां लगाकर कॉलोनी में ले आते हैं, जहां आज कॉलोनी वाले पूजा करने वाले हैं। बेटा मीना, हमें पता है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन तुम बेवजह बेकसूरों को मत मारो। और ये देखो, दीपक पकड़ा गया है, हमारे सामने आओ। तभी चुड़ैल वहां पर प्रकट हो जाती है। वो लोग बेकसूर नहीं थे। माना कि वो लोग बेकसूर नहीं थे, लेकिन कानून को अपने हाथ में मत लो मीना। हाँ बेटा, अब तो दीपक भी पकड़ा गया है, ये सब मत कर बेटा। हाँ बेटा, तू तो हमारी प्यारी बिटिया थी ना, तो फिर क्यों नहीं करती है ऐसा। इस तरह सभी लोग उसे बहुत समझाते हैं। ठीक है माँ पापा, मैं अब से किसी को भी नहीं मारूंगी, लेकिन इस दीपक को भी नहीं छोड़ूंगी। अलविदा। इतना कहने के बाद चुड़ैल दीपक को अपने साथ हवा में उड़ाकर ले जाती है और जाते जाते ऊपर से कॉलोनी वालों की फोटो भी खींच लेती है। ये फोटो देखकर मैं आप सबको बहुत याद करूंगी। वहीं चुड़ैल दीपक को अपनी दुनिया में ले जाकर उसे क्षण भर में मार देती है और इस तरह चुड़ैल का बदला पूरा हो जाता है। इन परियों ने कैसे बदली एक इंसान की तकदीर, आइए देखते हैं। और पास वाले गांव में एक दर्जी रहता था। इसके 3 लड़के थे। दर्जी बहुत ही गरीब था। दर्जी के पास सिर्फ एक ही बकरी थी। तीनों लड़के इसी बकरी का दूध पीकर किसी तरह अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते थे। वो बारी बारी इस बकरी को जंगल चराने के लिए ले जाया करते थे। कुछ अरसा ऐसे ही गुजर गया। जब बकरी का दूध कम पड़ने लगा तो जो बड़ा बेटा था उसने बाहर कमाने का सोचा। फिर वो बाहर कमाने के लिए चला जाता है। वो चलता रहा।
फिर उसे चलते चलते रास्ते में एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने लड़के से पूछा, अरे भाई ज़रा सुनो तो, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं कहीं कामकाज ढूंढने जा रहा हूँ। हमारे घर के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। हम 3 भाई हैं और हमारे घर में सिर्फ एक ही बकरी है जिसका दूध पीकर हम जवान हुए, और आगे ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए उन तीनों में से बड़ा भाई मैं ही हूँ उनका, तो मैं कहीं कमाने जा रहा हूँ। अरे अरे अरे, आपकी तो बहुत दुखी कहानी है भाई। देखो मेरे पास काम है, मैं एक व्यापारी हूँ और खरीदो फरोख्त का काम करता हूँ, सामान खरीदता हूँ और बेचता हूँ। क्या मेरे पास नौकरी करोगे तुम? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो काम ही करना है। अगर आप मुझे काम पे रख लें तो इससे मुझे और अच्छा क्या चाहिए। ठीक है, तो आओ मेरे साथ चलो। ये बोलकर व्यापारी उसे अपने साथ लेकर चला गया। व्यापारी ने लड़के को अच्छे तरीके से खरीदने और बेचने का काम सिखा दिया। लड़का अपना काम बहुत ही बड़ी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ करता। थोड़े दिनों में व्यापारी के काम को बहुत आगे बढ़ाकर ले गया और व्यापारी बहुत खुश हुआ उस पे, उसकी मेहनत को देखकर उस पे बहुत खुश हुआ, और व्यापारी पहले से भी बहुत बड़ा अमीर हो गया। जब काम करते करते कई बरस गुजर गए तो एक दिन लड़के ने व्यापारी से कहा, मालिक मुझे छुट्टी चाहिए कुछ दिन के लिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। काफ़ी अरसा गुजर गया है आपके पास काम करते करते, तो मैं सोचता हूँ कि एक बार उनसे मिलकर आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है, कल तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी, तुम कल सुबह चले जाना, ठीक है। और हाँ एक बात, तुम्हारी ईमानदारी के बदले मैं तुम्हें एक अजीब व गरीब गधा देता हूँ। ये गधा अपने साथ ले जाओ। इस गधे की खूबी ये है कि जब तुम इसके मुंह पर थैली बांध कर कहोगे उगल, तो ये सोना चांदी फौरन उगलेगा। चाहे थैली कितनी बड़ी क्यों ना हो, फौरन भर जाएगी। इससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का अच्छे से गुजारा हो जाएगा। अरे मालिक धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी चीज़ मुझे दी। तो अच्छा मैं चलता हूँ। लड़का गधे को लेकर खुशी खुशी घर रवाना हो गया। चलते चलते रात हो गई। लड़का एक जगह रुक गया और इधर उधर देखने लगा तो उसे एक मकान नज़र आया और उसने सोचा कि रात यहाँ ही रुक जाता हूँ, सुबह चला जाऊँगा। लड़का जब इस घर में गया तो वहाँ एक आदमी रहता था और उससे कहा, भाई साहब मुझे रात काटनी है, क्या मैं रात रुक सकता हूँ आपके पास? हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, ये मुसाफिर खाना ही है, आने जाने वाले लोग जो भी होते हैं रात इधर ही रुकते हैं, आप भी रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो फिर भाई मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आओ, जो आपके पास सबसे अच्छा खाना है वो लेकर आओ मेरे लिए। लड़के ने अच्छे अच्छे पकवान मंगवाए, अच्छे अच्छे खाने जो उसके पास थे। ठीक है तुम इधर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। अरे ये लो तुम्हारे लिए खाना आ गया, अब खाना खाओ और आराम के साथ सो जाओ। खाना खाने के बाद उस लड़के ने कुछ सोने के टुकड़े उस आदमी को दे दिए और वो बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा कि ये सोने के टुकड़े इसके पास कहाँ से आए। हो ना हो लेकिन इस गधे में कोई खूबी ज़रूर है, ये सोचकर वो आदमी जागता रहा। जब लड़का सो गया, उस आदमी ने वो गधा चुरा लिया और उसकी जगह दूसरा गधा आनकर बांध दिया। लड़का सुबह उठा और उसने गधा साथ लिया और चल दिया। लड़के को कोई पता नहीं था कि उसका असली गधा जो अपना था वो चोरी हो गया। जब वो खुशी खुशी घर पहुंचा तो उसे देखकर उसका बाप और भाई जमा हो गए और खुशी खुशी बातें करने लगे। फिर बाप ने बेटे से कहा, बेटा परदेश में क्या क्या सीखा? पिताजी व्यापार का काम सीखा, खरीदने और बेचने का काम सीखा। मैं एक व्यापारी के साथ नौकरी करता था।
अच्छा, अरे वाह, फिर हमारे लिए क्या लाए हो? मैं आपके लिए ये गधा लाया हूँ। अरे बेटा, गधा लाने की क्या ज़रूरत थी? ऐसे सैकड़ों गधे यहाँ मारे मारे फिरते हैं। नहीं पिताजी, ये कोई मामूली गधा नहीं है, इसमें बहुत ही एक खूब बात है। वो क्या खास बात है बेटा, ज़रा हमें भी तो बताओ। पिताजी, इसमें ख़ास खूबी ये है कि इस गधे के मुंह पर अगर एक थैली बांध दो तो इसको बोलो उगल, तो ये फौरन सोना चांदी उगलता है, और थैली कितनी बड़ी हो फौरन भर जाती है। तो ये एक जादुई गधा है। जब ये बात बेटे ने बोली तो बाप उसकी तरफ बड़ा शक की नज़रों से देखता रहा और सोचता रहा कि ये क्या बोल रहा है, क्या ये सच हो सकता है। आखिरकार लड़के ने अपने बाप का शक दूर करने के लिए अपने भाइयों को पास खड़े बुलाया, और लड़के ने उस गधे के मुंह पर थैली बांध दी और कहा उगल, लेकिन गधा जहाँ का तहा वहीं खड़ा रहा। लड़के ने कई बार बार कहा कि उगल, लेकिन नतीजा कुछ भी ना निकला। थैली जैसे ही खाली थी वैसे की वैसे ही रही, और गधा चुपचाप खड़ा रहा। और लड़के की समझ में आ गई बात कि जहाँ मैं रात ठहरा था उस आदमी ने ज़रूर उस गधे मेरे को चोरी कर लिया और उसके बदले मुझे ये दूसरा गधा दे दिया। और लड़का बाप के और भाइयों के सामने बहुत शर्मिंदा हुआ। फिर लड़के ने अपने बाप को और भाइयों को अपना सारा किस्सा सुनाया, जैसे वहाँ से चला था, व्यापारी ने उसे क्या बोल कर दिया, और वहाँ उसने अपने आँखों से भी देखा था। फिर वो जहाँ रात रुका और उसके साथ क्या हुआ, सब हाल सुना दिया अपने बाप को और भाई को। ये सुनकर तो अब दूसरे भाई ने सोचा कि अब मेरी बारी है, मैं कहीं कमाने जाता हूँ। तो वो निकल जाता है सफ़र पर। वो बराबर कई दिन चलता रहा, दिन में चलता और रात को एक पेड़ के नीचे सो जाता। सुबह फिर अपना सफ़र जारी कर लेता। फिर एक दिन चलते चलते उसे एक बुढ़िया मिली जो एक नदी के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। लड़का भी उस बुढ़िया के साथ रहने लगा। जो काम वो बुढ़िया उसको बतलाती वो उसे बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ कर देता था। बुढ़िया भी उसके काम से बहुत खुश थी। लड़के ने एक दिन उस बुढ़िया से कहा, मुझे ना अपने घर जाना है, तो मैं फिर वापस आ जाऊंगा, कुछ दिन के लिए मैं अपने घर जा रहा हूँ। हाँ बेटा, बिल्कुल जाओ, मैं आपके काम से बहुत ही खुश हूँ, लेकिन मेरे पास सोना चांदी नहीं है तुम्हें देने के लिए। मेरे पास सिर्फ ये एक डिबिया है, ये तुम अपने साथ ले जाओ। और ये कोई मामूली डिबिया नहीं है, इसकी एक खूबी है, और इसको जब तुम कहोगे कि भर जा, और ये अच्छे अच्छे खानों के साथ भर जाएगी। चाहे आदमी कितने भी क्यों ना हो, पेट भर के खाना खा लेंगे। और तुम ये डिबिया अपने साथ लेकर जाओ। लड़का बहुत खुश हुआ और उसने वो डिबिया अपने साथ ली और चल दिया घर की तरफ। वो भी चलते चलते उसी जगह पहुंच गया जहाँ पर उसका भाई बड़ा जो था वो रात रुका था, उसी आदमी के पास। वो भी वहीं रुक गया रात गुजारने के लिए। और उस आदमी ने उससे पूछा, भाई क्या खाना खाओगे कुछ? अरे नहीं भाई, तुम तकलीफ मत करो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, मेरे पास बहुत खाना है। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम कहाँ से खाना खिलाओगे? लड़के ने अपने पास से वही डिबिया निकाली और जैसे बुढ़िया ने बोला था वैसे ही उसने बोला जब, तो वो एकदम भर गई अच्छे अच्छे खानों से। तो जब दोनों ने मिलकर खाना खाया तो उस आदमी की फिर नज़र बदल गई। उसने कहा कि ये डिबिया मामूली नहीं, ये कोई ख़ास डिबिया है। और वो उसे छुपाने की तरकीब सोचने लगा। लड़का काफ़ी थक चुका था, खाना खाने के बाद वो सो गया, लेकिन वो आदमी जागता रहा। वह असली वाली डिबिया जो थी वो उसने चुरा ली और उसकी जगह वैसे की वैसे ही एक डिबिया रख दी। और लड़का उठा और सुबह अपनी डिबिया साथ ली और घर की तरफ चल दिया।
चलते चलते वो भी खुशी खुशी जब घर पहुंचा तो उसे भी बाप भाई देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वो भी कई बरस के बाद वापस आया था। फिर ढेर सारी बातें की, सफ़र में क्या कुछ हुआ सब एक दूसरे के साथ बात की उसने। आखिर उसने अपनी उस डिबिया की खूबी जो थी वो बताई कि इसकी ये खूबी है, ये मामूली नहीं है, ये बहुत ख़ास डिबिया है। तो बाप ने सुनकर इनकार कर दिया कि ये भी गधे की तरह ऐसे ही निकलेगी, तुम भी बड़े भाई की तरह ऐसे ही झूठ बोल रहा है। और फिर वही हुआ जो गधे के साथ हुआ था, क्योंकि गधा भी असली नहीं था और ये डिबिया भी असली नहीं थी। तो देखकर बहुत ही परेशान हुए वो, और उसने भी अपने भाइयों से और बाप से अपना सारा किस्सा कह सुनाया, जो उसके साथ रास्ते में हुआ, कैसे बुढ़िया ने दी रात, कहाँ रुका, तो सब हाल सुना दिया। फिर तीसरा भाई सफ़र पर निकला। अब कहानी का मोड़ आया असली। लड़का एक मैदान से गुजर रहा था। असल में ये मैदान परियों का था। रंग बिरंगे फूल चारों तरफ खिले हुए थे, हरी हरी घास सब्ज मखमल की तरह फैली हुई थी। बीच बीच में नदियाँ भी बह रही थी और हवा खुशबू में बसी हुई थी। लड़का थोड़ा आराम करने के लिए ठहर गया वहाँ पर। हवा की मस्त खुशबू ने आँखों में नींद भर दी और वो जल्दी ही एक फूल के नीचे सो गया। लड़का अभी सोया ही था कि नीलम परी जो उस फूल पर रहती थी वो उतरी और लड़के को हवा में उड़ा ले गई। दूसरे दिन लड़के ने अपने आप को बहुत ही घने जंगल के बीच पाया। वो कहाँ है या कैसे आया, अभी इन बातों को सोच ही रहा था कि सारा जंगल तरह तरह की आवाज़ों से गूंज उठा और देखते ही देखते एक लाल रंग की रोशनी पूरे जंगल पर फैल गई। और लड़का बहुत परेशान हुआ और बार बार सोचा, लेकिन उसे कुछ समझ ना आया। इतने में उसके कानों में एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई और फिर से सारा जंगल नीले रंग में रंग गया। उस आवाज़ को सुनकर लड़का घबरा गया और एक तरफ भागा। उसके भागने पर जंगल की सब परियां हंस पड़ी। दरअसल बात यह थी कि परियां लड़के के साथ खेल रही थीं। जब परियों का खेल खत्म हो गया तो नीलम परी उस लड़के के पास आई और लड़के को बोली, तुम हमारे मैदान में क्या कर रहे हो? मुझे नहीं मालूम था कि मैदान आपका है। यहाँ आना मना है क्या? अब दोबारा कभी भूल कर भी नहीं आऊँगा। क्यों, मैदान पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं। मैदान तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जंगल मुझे पसंद नहीं। क्यों, डर लगता है जंगल में क्या? जी हाँ, बहुत डर लगता है। ओह, ये बात है। अच्छा, तो अपनी आंखें बंद करो कुछ देर के लिए। और इधर लड़के ने जैसे ही अपनी आंखें बंद करी, नीलम परी ने अपना आंचल लहराया और सारा जंगल जो था वो मैदान में तब्दील कर दिया। और लड़के ने आंखें खोली और उस मैदान को देखकर उसकी जान में जान आई। और फिर जब लड़के को थोड़ा होश आया तो फिर नीलम परी ने उसे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? यहाँ तक कैसे पहुँचे? फिर लड़के ने सारा किस्सा सुना दिया कि हम ऐसे ऐसे 3 भाई हैं, उनके साथ ऐसे धोखा हुआ। पहले के साथ उसका गधा चोरी कर लिया, फिर दूसरे भाई की डिबिया चुरा ली, तो अब मैं वो वापस लेने जा रहा हूँ। परी ने ये सुनकर अपनी छड़ी हिलाई और वहाँ पर जिन को बुला लिया। क्या हुक्म है मेरी मलका? मैं हाजिर हूँ, आप हुक्म कीजिए, मेरे लिए क्या हुक्म है? फिर परी ने हुक्म दिया जिन को कि जाओ तुम एक आदमी के पास, उसने गधा चुरा लिया है, वो वापस लेकर आओ, और एक इस आदमी के भाई की एक डिबिया है वो भी वापस लेकर जल्दी मेरे पास आओ।
तो जिन हुक्म पाते ही वहाँ से उड़ गया। यहाँ कुछ ही देर गुजरी थी कि जिन वापस हाजिर हुआ। उसने वो गधा भी और वो डिबिया भी दोनों चीजें वापस लेकर आ गया। परी ने लड़के को कहा कि ये अपना गधा और ये डिबिया भी ले जाओ और मेरी तरफ से ये एक डंडा भी अपने साथ ले जाओ। और परी ने कहा कि जब कोई तुम्हारा दुश्मन आ गया तो इस डंडे को हुक्म देना, फिर ये डंडा उस आदमी की पीठ पर बहुत खूब नाच दिखाएगा और इतना मारेगा ये डंडा उस आदमी को कि वो आदमी फौरन वहीं बेहोश हो जाएगा। लड़का अपनी सब चीज़ें साथ लेकर घर जाने के लिए जब तैयार हुआ तो नीलम परी ने जिन को हुक्म दिया कि इस लड़के को बाहिफाजत इसके अपने घर तक पहुंचा कर आओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जिन ने हुक्म सुनते ही सारा सामान उठाया और लड़के को अपने हाथ पर बिठाकर हवा में उड़ गया। जब सारा सामान लेकर घर पहुंचा तो घर वाले भी बहुत खुश हुए और वो भी उसके आगे अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। रेलवे स्टेशन पर फौजी भूत और चुड़ैल की राखी। रात के 2 बजे रायगढ़ नाम के स्टेशन पर आशा नाम की औरत अकेले अपने पति नीरज और बेटे के साथ अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि ट्रेन 6 घंटे लेट चल रही थी। इसलिए ट्रेन का इंतजार करते करते वो सब सो जाते हैं। स्टेशन पर सिर्फ आशा अपने पति और बच्चे के साथ अकेली होती है और ज्यादा रात होने की वजह से सारी दुकानें भी बंद हो जाती हैं। पर तभी बच्चे की आंख खुलती है और वो चुड़ैल को राखी लेकर घूमते हुए देखता है। भाई, तुम कहाँ हो? देखो, तुम्हारी छोटी तुम्हें कब से ढूंढ रही है। कल राखी है, क्या इस बार भी तुम अपनी बहन से राखी नहीं बंधवाओगे? बेटा, क्या तुमने यहाँ किसी फौजी अंकल को देखा है? नहीं। क्या तुम अपने परिवार के साथ यहाँ सो रहे हो और तुमने यहाँ किसी फौजी को नहीं देखा? झूठ बोल रहे हो मुझसे। बच्चे की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो उसे और डराने लगती है। बच्चा पहले से ही डरा होता है, पर चुड़ैल की ये बात सुनकर वो और भी ज्यादा डर जाता है और डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बच्चे की आवाज सुनकर आशा और नीरज की आंखें खुल जाती हैं। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? माँ, मैंने यहाँ एक चुड़ैल देखी जो राखी लेकर घूम रही है और किसी फौजी के बारे में मुझसे पूछ रही थी, और जब मैंने उसे मना किया तो वो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी। बेटा, तुमने कोई सपना देखा होगा। नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कहा था तुमसे, वो पागल अंजलि मरने के बाद भी राखी लेकर यहीं घूम रही है, अपने भाई को राखी बांधने के लिए। इसीलिए बोल रही थी मैं तुम्हें कि इस स्टेशन से ना जाकर कोई दूसरा स्टेशन ले लेते हैं, पर तुम्हें तो यहीं से जाना होता है। पता नहीं तुम मेरी कभी सुनते क्यों नहीं हो। अरे, इतना नाराज क्यों हो रही हो? आज तक अंजलि ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अब बच्चे के सामने उसकी बातें मत करो। ट्रेन बहुत ज्यादा लेट है, मेरी मानो तो अभी मौका है, यहाँ से दूसरे स्टेशन चलते हैं, वहां से हम अपनी ट्रेन पकड़ लेंगे। मैं अपने बच्चे को इस तरह से डरा सहमा नहीं देख सकती, और वैसे भी मुझे चुड़ैल पर जरा भी भरोसा नहीं है। चुड़ैल बनने के बाद चुड़ैल सिर्फ खून की प्यासी होती है। माँ, आप और पापा किसकी बातें कर रहे हो? बच्चा अपनी माँ से जैसे ही सवाल करता है, अंजलि उसे बच्चों के सामने एक बार फिर आ जाती है और उस बच्चे के सवाल का जवाब देती है। तुम्हारी माँ मेरी बात कर रही है। क्यों भाभी, सही कहा ना मैंने? अंजलि, तुम? क्या हुआ भाभी, मुझे देखकर डर क्यों गई? मुझे इस स्टेशन पर जितना इंतजार अपने भाई का है, उससे कहीं ज्यादा इंतजार आपका था। अंजलि, ये तुम क्या बोल रही हो? भाभी, भैया को बताया नहीं कि मैं आपका इंतजार क्यों कर रही हूँ? चुड़ैल की ये बात सुनकर आशा 5 साल पुरानी बातें याद करने लगती है। अरे अंजलि, मेरा एक सूट सिल देना, वहाँ जल्द रक्षाबंधन आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं अपने भाई को खुद राखी बांधने के लिए जाऊँ। भाभी, अगर ऐसी बात थी तो कुछ दिन पहले सूट दे देती। 3 दिन बाद ही तो रक्षाबंधन है
और तुम तो जानती हो इस बार मैं रक्षाबंधन पर रायगढ़ स्टेशन जा रही हूँ। कुछ देर के लिए ही सही, पर मेरे भाई की ट्रेन वहाँ से गुजरती हुई 5 मिनट के लिए वहाँ रुकेगी और मैंने सोचा है कि इस बार मैं राखी न भिजवाकर खुद स्टेशन पर जाकर अपने भाई को राखी बांधूं। हाँ, तो अभी तेरे पास 3 दिन बाकी हैं, तो 2 दिन में मेरा सूट तैयार कर दे और तीसरे दिन तो स्टेशन पर जाकर अपने भाई से मिलाना। मैंने कौन सा रोका है। अच्छा ठीक है भाभी, दे दो। आशा अपना सूट अंजलि को देकर वहां से चली जाती है। अंजलि एक टेलर थी और उसने अपनी छोटी सी दुकान खोल रखी थी। गांव के सभी लोग अंजलि के ही पास अपने कपड़े सिलवाते थे। अंजलि का भाई विक्की फौज में था। पिछले 2 साल से अंजलि ने अपने भाई को राखी नहीं बांधी थी, इसलिए वो इस राखी अपने भाई को राखी बांधने के लिए बड़ी ही बेताब थी। और अब देखते ही देखते राखी का दिन आ जाता है और अंजलि तैयार होकर रात को हाथों में राखी लेकर निकलने लगती है कि तभी वहां आशा आती है। अरे अंजलि, कहाँ जा रही हो? हाँ भाभी, बताया था ना आपको कि भैया की शिफ्टिंग हो रही है, तो वो किसी दूसरे शहर जा रहे हैं और उनकी गाड़ी रायगढ़ स्टेशन से होकर जा रही है। वहाँ पर 5 मिनट रुकेगी ट्रेन और इसी 5 मिनट में मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। अगर तेरे पास समय है तो क्या हम थोड़ी सी बात कर ले? हाँ भाभी, अभी मेरे पास बहुत समय है, आप जल्दी से बताओ क्या बात करनी है। अंजलि, मेरी एक बहन है, वो लंगड़ी है, इसलिए उसका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा और तेरे तो माँ बाप भी नहीं है। तुझे तो एक भाभी की जरूरत है। तू अपने फौजी भाई की शादी मेरी बहन से करवा दे। भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? आपको पता है ना मेरे भाई का रिश्ता 2 साल पहले ही लग चुका है। वो तो भैया को छुट्टी नहीं मिल रही, इसलिए शादी नहीं हो रही, वरना अब तक मेरी भाभी इस घर में आ चुकी होती। माफ करना मुझे, पर मैं अपने भाई की शादी आपकी बहन से नहीं करवा सकती। क्यों नहीं करवा सकती? क्योंकि मेरी बहन लंगड़ी है? नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। नहीं, मैं तुझे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी जब तक तू इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर देती। भाभी, आज अचानक से आपको क्या हो गया है? आज ही के दिन आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अब मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है, ट्रेन के आने का समय हो रहा है। ट्रेन बस 5 मिनट के लिए ही रुकेगी, इसलिए तो मैं यहाँ आ जाई हूँ। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तू अपने भाई को राखी बांधने के लिए कितनी बेताब है, इसीलिए मैं तुझे आज रोक रही हूँ ताकि तू इस रिश्ते के लिए मान जाए। अगर तू मान गई तो तेरा भाई भी मान जाएगा, क्योंकि वो तेरी बात कभी नहीं काटता। भाभी, मेरा रास्ता छोड़ो। स्टेशन पर कोई नहीं होता, सिर्फ अंजलि और आशा होते हैं और रात के 2 बज रहे होते हैं। अंजलि आशा को धक्का देकर वहां से चली जाती है। आशा को अंजलि की ये हरकत बर्दाश्त नहीं होती और वो गुस्से में अंजलि के पीछे जाती है, जहां अंजलि स्टेशन पर राखी लेकर अपने भाई का इंतजार कर रही होती है। गुस्से में जलती आशा अंजलि को ट्रेन के आगे धक्का दे देती है और बेचारी अंजलि की वहीं मौत हो जाती है और आशा गांव में जाकर सभी से झूठ कहती है कि अंजलि ने खुदकुशी कर ली। कुछ याद आया भाभी? आपकी वजह से उस दिन मैं अपने भाई को राखी नहीं बांध पाई। आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी जो तुमने मुझे ट्रेन के सामने धक्का दे दिया? आशा, अंजलि की जान उस दिन तुमने ली थी? इसका मतलब उस दिन तुमने गांव वालों को जो बताया वो सब झूठ था? हाँ, मैंने अंजलि की जान ली, पर मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था। पर जब उसने मेरी बहन के लिए अपने भाई का रिश्ता ठुकराया तो पता नहीं मुझे क्या हो गया। गुस्से में आकर मैंने वो करा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो अंजलि। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मैं तुम्हारी जान उसी तरह लूंगी जैसे तुमने मेरे ली थी। बस एक बार मैं अपने भाई को राखी बांध दूं। अंजलि, आज रक्षाबंधन है। पिछले कई सालों से मैंने भी अपने भाई को राखी नहीं बांधी है। बहुत दिनों के बाद मैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा रही हूँ। मुझे मेरे भाई को राखी बांधने दो। इतना बोलकर आशा अंजलि के सामने हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगती है, पर तभी एक ट्रेन वहां रुकती है और उस ट्रेन में से एक भूत उतरता है जो अंजलि को आवाज देकर स्टेशन पर उसे ढूंढने लगता है। छोटी, तू कहाँ है? देख, तेरा भाई तुझसे राखी बंधवाने आया है। तुझे याद है ना कि गाड़ी सिर्फ स्टेशन पर 5 मिनट के लिए रुकेगी। उस भूत को स्टेशन पर देख वहां खड़े सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो भूत कोई और नहीं बल्कि अंजलि का भाई था। चुड़ैल अपने भूत भाई को देखकर हैरान हो जाती है और उसे रोककर उसके गले लग जाती है। रोते हुए उससे उसकी मौत की वजह पूछती है। भैया, तुम भूत कैसे बन गए? तुम्हारे साथ क्या हुआ? अंजलि मेरी बहन, आखिर तू मुझे मिल ही गई। उस दिन जब ट्रेन यहाँ आई और मैं स्टेशन से उतरा तो मैंने यहाँ लोगों की भीड़ देखी। भीड़ देखकर जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि तेरी लाश स्टेशन पर पड़ी है। तेरी लाश को देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
मैं राखी वाले दिन तेरी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और मुझे हार्ट अटैक आ गया और मैंने भी वहीं दम तोड़ दिया। बस तब से ही मैं हर साल राखी पर इसी स्टेशन उसी ट्रेन में आता हूँ। ट्रेन 5 मिनट के लिए यहाँ स्टेशन पर रुकती है और मैं तुझे ढूंढता हूँ। भैया, मैं भी हर रक्षाबंधन पर यहाँ आकर तुम्हारा इंतजार करती थी, पर मुझे क्या पता था कि मुझे मेरा भाई भूत के रूप में मिलेगा। ये सब कुछ इस आशा की वजह से हुआ है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर अंजलि हवा में उड़ने लगती है और तेज आंधी तूफान चलती है और तेज हवा में आशा खुद को संभाल नहीं पाती और धीरे धीरे स्टेशन के किनारे पर आ जाती है। और जैसे ही ट्रेन आती है, आशा ट्रेन के सामने गिर जाती है और उसी वक्त सबके सामने आशा की मौत हो जाती है। आशा की मौत पर उसका पति और बच्चे रोने लगते हैं। तो वहीं अंजलि, जो कि चुड़ैल बन चुकी थी, वो अपने भूत भाई को राखी बांधती है और इस तरह रक्षाबंधन मनाने के बाद चुड़ैल और भूत की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इंसान जिसमें इंसानियत ना हो। एक बार एक बहुत खूबसूरत जंगल हुआ करता था। उस जंगल का राजा एक शेर था। वो जंगल के हर जानवर को अपने बच्चों की तरह ही देखता था और इसी तरह सभी जानवर एक साथ मिलजुल कर रहते थे। एक दिन एक हाथी पेड़ से फल तोड़कर खा रही थी और अचानक उसे चक्कर आ गए और वो गिर गई। उसे गिरा हुआ देखकर जंगल के कुछ हाथी वहां आ गए और वो उससे उस जंगल के वैद्य के पास ले गए। बंदर वैद्य ने उसे कुछ देर देखा और कहा, इसे कुछ नहीं हुआ है, परेशानी की कोई बात नहीं है, ये माँ बनने वाली है। ये खुशखबरी सुनकर जंगल के सभी जानवर खुशी मनाने लगे। गधे ने हाथी से कहा, अरे वाह, अब बस आराम करना और मेरी तरह भारी चीजें मत उठाना। हिरन ने भी कहा, तुम मेरी तरह कूदा मत करो, आराम से चलो। मंत्री लोमनी ने कहा, मेरी तरह जो मिले वो मत खाना, अच्छा खाना खाओ। कौवे ने कहा, तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे आवाज दे देना। ये सब सुनकर राजा ने कहा, हमारे हाथी मित्र की अब हम सबको ही मिलकर देखभाल करनी चाहिए। जंगल के सभी जानवरों का ये स्नेह उसकी तरफ देखकर हाथी को बहुत खुशी हुई। हर कोई उसका ख्याल रखने लगा। उसके पेट से वो बच्चा भी सब देखता था और खुश होता था। एक दिन उस मासूम को प्यास लग रही थी। माँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी पी लो ना। वो जंगल के पास की नदी के पास गई और पानी पीने लगी। पानी पीकर वो खुश हो गई और कहने लगी, माँ, मुझे सारा जंगल दिखाओ ना, मैं देखना चाहता हूँ। तब वो धीरे धीरे चलते हुए उसे सब कुछ दिखाने लगी। उस खूबसूरत जंगल को देखकर उसके बच्चे को बहुत खुशी हुई। अचानक वो रास्ता भटक गई और जंगल के पास के गांव में आ गई। उस गांव में 2 शरारती बच्चे रहते थे। वो हमेशा सबको सताते और खुश होते थे। गांव के मुखिया की कई डांट पड़ने के बाद भी वो ना बदले, बल्कि उनकी शरारत दिन ब दिन और बढ़ती चली गई। कुछ दिन बाद उन्होंने सोचा कि पटाखों के साथ कुछ शरारत करते हैं। तब उन्होंने वो पटाखे एक अनानस में भर डाले और रख दिए। तभी वहाँ से वो हाथी जा रही थी। पटाखों से भरा अनानस उन्होंने उस बेचारे हाथी को खिला दिया। वो खाते ही अचानक हाथी के मुंह में वो अनानस फट गया और उस बेचारे हाथी का मुंह बुरी तरह से जख्मी हो गया। वो बेचारी तड़पती हुई यहाँ वहाँ भागने लगी, लेकिन उसे ऐसे देखकर उन दोनों शरारती बच्चों को बहुत मजा आने लगा। वो भागते भागते वापस जंगल आ गई और अपने मित्रों को सारा हाल सुनाने लगी। वो सब एक जगह जमा होकर बहुत दुखी हो गए। उसे सुनकर बंदर ने कहा, ये बहुत गंभीर समस्या है, इसका इलाज मेरे पास नहीं है। कुछ देर बाद हाथी का बच्चा माँ से कहने लगा, माँ, काफी देर हो चुकी है, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। बेचारी मुंह जख्मी होने के कारण ना खुद कुछ खा पा रही थी और ना अपने भूखे बच्चे को कुछ खिला पा रही थी। वो वापस नदी में गई और पानी से ही अपने बच्चे की भूख मिटाना चाहती थी।
कुछ देर पानी पीने के बाद उसने अपने मासूम बच्चे से रोते हुए कहा, बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें इस जालिम दुनिया में नहीं आने दूंगी। इतना कहकर उसने अपनी जान दे दी। हाथी की मृत्यु देखकर जंगल के सभी जानवर दुखी हो गए और उस घटना के बाद कभी कोई उस जंगल से बाहर नहीं गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस इंसान में इंसानियत ना हो वो इन परियों ने कैसे बदली एक इंसान की तकदीर, आइए देखते हैं। और पास वाले गांव में एक दर्जी रहता था। इसके 3 लड़के थे। दर्जी बहुत ही गरीब था। दर्जी के पास सिर्फ एक ही बकरी थी। तीनों लड़के इसी बकरी का दूध पीकर किसी तरह अपनी जिंदगी का गुजारा करते थे। वो बारी बारी इस बकरी को जंगल चराने के लिए ले जाया करते थे। कुछ अरसा ऐसे ही गुजर गया। जब बकरी का दूध कम पड़ने लगा तो जो बड़ा बेटा था उसने बाहर कमाने का सोचा। फिर वो बाहर कमाने के लिए चला जाता है। वो चलता रहा। फिर उसे चलते चलते रास्ते में एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने लड़के से पूछा, अरे भाई जरा सुनो तो, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं कहीं कामकाज ढूंढने जा रहा हूँ। हमारे घर के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। हम 3 भाई हैं और हमारे घर में सिर्फ एक ही बकरी है जिसका दूध पीकर हम जवान हुए, और आगे ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए उन तीनों में से बड़ा भाई मैं ही हूँ उनका, तो मैं कहीं कमाने जा रहा हूँ। अरे आपकी तो बहुत दुखी कहानी है। भाई देखो मेरे पास काम है, मैं एक व्यापारी हूँ, तो खरीदो फरोख्त का काम करता हूँ, सामान खरीदता हूँ और बेचता हूँ। क्या मेरे पास नौकरी करोगे तुम? हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो काम ही करना है। अगर आप मुझे काम पे रख लें तो इससे मुझे और अच्छा क्या चाहिए। ठीक है, तो आओ मेरे साथ चलो। ये बोलकर व्यापारी उसे अपने साथ लेकर चला गया। व्यापारी ने लड़के को अच्छे तरीके से खरीदने और बेचने का काम सिखा दिया। लड़का अपना काम बहुत ही बड़ी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ करता। थोड़े दिनों में व्यापारी के काम को बहुत आगे बढ़ाकर ले गया और व्यापारी बहुत खुश हुआ उस पे, उसकी मेहनत को देखकर उस पे बहुत खुश हुआ। और व्यापारी पहले से भी बहुत बड़ा अमीर हो गया। जब काम करते करते कई वर्ष गुजर गए तो एक दिन लड़के ने व्यापारी से कहा, मालिक मुझे छुट्टी चाहिए कुछ दिन के लिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। काफ़ी अरसा गुजर गया है आपके पास काम करते करते, तो मैं सोचता हूँ कि एक बार उनसे मिलकर आ जाओ। हाँ ठीक है, कल तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी, तुम कल सुबह चले जाना, ठीक है। और हाँ एक बात, तुम्हारी ईमानदारी के बदले मैं तुम्हें एक अजीब व गरीब गधा देता हूँ। ये गधा अपने साथ ले जाओ। इस गधे की खूबी ये है कि जब तुम इसके मुंह पर थैली बांध कर कहोगे उगल, तो ये सोना चांदी फौरन उगलेगा। चाहे थैली कितनी बड़ी क्यों ना हो, फौरन भर जाएगी। इससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का अच्छे से गुजारा हो जाएगा। अरे मालिक धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी चीज मुझे दी। तो अच्छा मैं चलता हूँ। लड़का गधे को लेकर खुशी खुशी घर रवाना हो गया। चलते चलते रात हो गई। लड़का एक जगह रुक गया और इधर उधर देखने लगा तो उसे एक मकान नजर आया और उसने सोचा कि रात यहाँ ही रुक जाता हूँ, सुबह चला जाऊंगा। लड़का जब इस घर में गया तो वहाँ एक आदमी रहता था और उससे कहा, भाई साहब मुझे रात काटनी है, क्या मैं रात रुक सकता हूँ आपके पास? हाँ भाई क्यों नहीं, ये मुसाफिर खाना ही है। आने जाने वाले लोग जो भी होते हैं रात इधर ही रुकते हैं, आप भी रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो फिर भाई मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आओ।
जो आपके पास सबसे अच्छा खाना है वो लेकर आओ मेरे लिए। लड़के ने अच्छे अच्छे पकवान मंगवाए, अच्छे अच्छे खाने जो उसके पास थे। ठीक है, तुम इधर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। अरे ये लो तुम्हारे लिए खाना आ गया, अब खाना खाओ और आराम के साथ सो जाओ। खाना खाने के बाद उस लड़के ने कुछ सोने के टुकड़े उस आदमी को दे दिए और वो बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा कि ये सोने के टुकड़े इसके पास कहाँ से आए। हो ना हो, लेकिन इस गधे में कोई खूबी ज़रूर है, ये सोचकर वो आदमी जागता रहा। जब लड़का सो गया, उस आदमी ने वो गधा चुरा लिया और उसकी जगह दूसरा गधा आनकर बांध दिया। लड़का सुबह उठा और उसने गधा साथ लिया और चल दिया। लड़के को कोई पता नहीं था कि उसका असली गधा जो अपना था वो चोरी हो गया। जब वो खुशी खुशी घर पहुंचा तो उसे देखकर उसका बाप और भाई जमा हो गए और खुशी खुशी बातें करने लगे। फिर बाप ने बेटे से कहा, बेटा परदेश में क्या क्या सीखा? पिताजी, व्यापार का काम सीखा, खरीदने और बेचने का काम सीखा। मैं एक व्यापारी के साथ नौकरी करता था। अच्छा, अरे वाह, फिर हमारे लिए क्या लाए हो? मैं आपके लिए ये गधा लाया हूँ। अरे बेटा, गधा लाने की क्या जरूरत थी? ऐसे सैकड़ों गधे यहाँ मारे मारे फिरते हैं। नहीं पिताजी, ये कोई मामूली गधा नहीं है, इसमें बहुत ही एक खूब बात है। वो क्या खास बात है बेटा, जरा हमें भी तो बताओ। पिताजी, इसमें खास खूबी ये है कि इस गधे के मुंह पर अगर एक थैली बांध दो तो इसको बोलो उगल, तो ये फौरन सोना चांदी उगलता है, और थैली कितनी बड़ी हो फौरन भर जाती है। तो ये एक जादुई गधा है। जब ये बात बेटे ने बोली तो बाप उसकी तरफ बड़ा शक की नज़रों से देखता रहा और सोचता रहा कि ये क्या बोल रहा है, क्या ये सच हो सकता है। आखिरकार लड़के ने अपने बाप का शक दूर करने के लिए अपने भाइयों को पास खड़े बुलाया और लड़के ने उस गधे के मुंह पर थैली बांध दी और कहा उगल, लेकिन गधा जहां का तहा वहीं खड़ा रहा। लड़के ने कई बार बार कहा कि उगल, लेकिन नतीजा कुछ भी ना निकला। थैली जैसे ही खाली थी वैसे की वैसे ही रही और गधा चुपचाप खड़ा रहा। और लड़के की समझ में आ गई बात कि जहां मैं रात ठहरा था उस आदमी ने जरूर उस गधे मेरे को चोरी कर लिया और उसके बदले मुझे ये दूसरा गधा दे दिया। और लड़का बाप के और भाइयों के सामने बहुत शर्मिंदा हुआ। फिर लड़के ने अपने बाप को और भाइयों को अपना सारा किस्सा सुनाया, जैसे वहाँ से चला था, व्यापारी ने उसे क्या बोल कर दिया और वहाँ उसने अपनी आंखों से भी देखा था। फिर वो जहाँ रात रुका और उसके साथ क्या हुआ, सब हाल सुना दिया अपने बाप को और भाई को। ये सुनकर तो अब दूसरे भाई ने सोचा कि अब मेरी बारी है, मैं कहीं कमाने जाता हूँ। तो वो निकल जाता है सफ़र पर। वो बराबर कई दिन चलता रहा, दिन में चलता और रात को एक पेड़ के नीचे सो जाता। सुबह फिर अपना सफ़र जारी कर लेता। फिर एक दिन चलते चलते उसे एक बुढ़िया मिली जो एक नदी के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। लड़का भी उस बुढ़िया के साथ रहने लगा। जो काम वो बुढ़िया उसको बतलाती वो उसे बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ कर देता था। बुढ़िया भी उसके काम से बहुत खुश थी। लड़के ने एक दिन उस बुढ़िया से कहा, मुझे ना अपने घर जाना है, तो मैं फिर वापस आ जाऊंगा, कुछ दिन के लिए मैं अपने घर जा रहा हूँ। हाँ बेटा, बिल्कुल जाओ, मैं आपके काम से बहुत ही खुश हूँ, लेकिन मेरे पास सोना चांदी नहीं है तुम्हें देने के लिए। मेरे पास सिर्फ ये एक डिबिया है, ये तुम अपने साथ ले जाओ। और ये कोई मामूली डिबिया नहीं है, इसकी एक खूबी है, और इसको जब तुम कहोगे कि भर जा
और ये अच्छे अच्छे खानों के साथ भर जाएगी। चाहे आदमी कितने भी क्यों ना हो, पेट भर के खाना खा लेंगे। और तुम ये डिबिया अपने साथ लेकर जाओ। लड़का बहुत खुश हुआ और उसने वो डिबिया अपने साथ ली और चल दिया घर की तरफ। वो भी चलते चलते उसी जगह पहुंच गया जहाँ पर उसका भाई बड़ा जो था वो रात रुका था, उसी आदमी के पास। वो भी वहीं रुक गया रात गुजारने के लिए। और उस आदमी ने उससे पूछा, भाई क्या खाना खाओगे कुछ? अरे नहीं भाई, तुम तकलीफ मत करो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, मेरे पास बहुत खाना है। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम कहाँ से खाना खिलाओगे? लड़के ने अपने पास से वही डिबिया निकाली और जैसे बुढ़िया ने बोला था वैसे ही उसने बोला जब, तो वो एकदम भर गई अच्छे अच्छे खानों से। तो जब दोनों ने मिलकर खाना खाया तो उस आदमी की फिर नज़र बदल गई। उसने कहा कि ये डिबिया मामूली नहीं, ये कोई ख़ास डिबिया है। और वो उसे छुपाने की तरकीब सोचने लगा। लड़का काफ़ी थक चुका था, खाना खाने के बाद वो सो गया, लेकिन वो आदमी जागता रहा। वो असली वाली डिबिया जो थी वो उसने चुरा ली और उसकी जगह वैसे की वैसे ही एक डिबिया रख दी। और लड़का उठा और सुबह अपनी डिबिया साथ ली और घर की तरफ चल दिया। चलते चलते वो भी खुशी खुशी जब घर पहुंचा तो उसे भी बाप भाई देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वो भी कई बरस के बाद वापस आया था। फिर ढेर सारी बातें की, सफ़र में क्या कुछ हुआ सब एक दूसरे के साथ बात की उसने। आखिर उसने अपने उस डिबिया की खूबी जो थी वो बताई कि इसकी ये खूबी है, ये मामूली नहीं है, ये बहुत ख़ास डिबिया है। तो बाप ने सुनकर इनकार कर दिया कि ये भी गधे की तरह ऐसे ही निकलेगी, तुम भी बड़े भाई की तरह ऐसे ही झूठ बोल रहा है। और फिर वही हुआ जो गधे के साथ हुआ था, क्योंकि गधा भी असली नहीं था और ये डिबिया भी असली नहीं थी। तो देखकर बहुत ही परेशान हुए वो, और उसने भी अपने भाइयों से और बाप से अपना सारा किस्सा कह सुनाया, जो उसके साथ रास्ते में हुआ, कैसे बुढ़िया ने दी, रात कहाँ रुका, तो सब हाल सुना दिया। फिर तीसरा भाई सफ़र पर निकला। अब कहानी का मोड़ आया असली। लड़का एक मैदान से गुजर रहा था। असल में ये मैदान परियों का था। रंग बिरंगे फूल चारों तरफ खिले हुए थे, हरी हरी घास सब्ज मखमल की तरह फैली हुई थी। बीच बीच में नदियां भी बह रही थी और हवा खुशबू में बसी हुई थी। लड़का थोड़ा आराम करने के लिए ठहर गया वहाँ पर। हवा की मस्त खुशबू ने आँखों में नींद भर दी और वो जल्दी ही एक फूल के नीचे सो गया। लड़का अभी सोया ही था कि नीलम परी जो उस फूल पर रहती थी वो उतरी और लड़के को हवा में उड़ा ले गई। दूसरे दिन लड़के ने अपने आप को बहुत ही घने जंगल के बीच पाया। वो कहाँ है या कैसे आया, अभी इन बातों को सोच ही रहा था कि सारा जंगल तरह तरह की आवाज़ों से गूंज उठा और देखते ही देखते एक लाल रंग की रोशनी पूरे जंगल पर फैल गई। और लड़का बहुत परेशान हुआ और बार बार सोचा, लेकिन उसे कुछ समझ ना आया। इतने में उसके कानों में एक बहुत जोरदार आवाज़ आई और फिर से सारा जंगल नीले रंग में रंग गया। उस आवाज़ को सुनकर लड़का घबरा गया और एक तरफ भागा। उसके भागने पर जंगल की सब परियां हंस पड़ी। दरअसल बात यह थी कि परियां लड़के के साथ खेल रही थीं। जब परियों का खेल खत्म हो गया तो नीलम परी उस लड़के के पास आई और लड़के को बोली, तुम हमारे मैदान में क्या कर रहे हो? मुझे नहीं मालूम था कि मैदान आपका है। यहाँ आना मना है क्या? अब दोबारा कभी भूल कर भी नहीं आऊंगा। क्यों, मैदान पसंद नहीं आया क्या?
नहीं नहीं, वो बात नहीं। मैदान तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जंगल मुझे पसंद नहीं। क्यों, डर लगता है जंगल में क्या? जी हाँ, बहुत डर लगता है। ओह, ये बात है। अच्छा, तो अपनी आंखें बंद करो कुछ देर के लिए। और इधर लड़के ने जैसे ही अपनी आंखें बंद करी, नीलम परी ने अपना आंचल लहराया और सारा जंगल जो था वो मैदान में तब्दील कर दिया। और लड़के ने आंखें खोली और उस मैदान को देखकर उसकी जान में जान आई। और फिर जब लड़के को थोड़ा होश आया तो फिर नीलम परी ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? यहाँ तक कैसे पहुँचे? फिर लड़के ने सारा किस्सा सुना दिया कि हम ऐसे ऐसे 3 भाई हैं, उनके साथ ऐसे धोखा हुआ। पहले के साथ उसका गधा चोरी कर लिया, फिर दूसरे भाई की डिबिया चुरा ली, तो अब मैं वो वापस लेने जा रहा हूँ। परी ने ये सुनकर अपनी छड़ी हिलाई और वहां पर जिन को बुला लिया। क्या हुक्म है मेरी मलका? मैं हाजिर हूँ, आप हुक्म कीजिए, मेरे लिए क्या हुक्म है? फिर परी ने हुक्म दिया जिन को कि जाओ तुम एक आदमी के पास, उसने गधा चुरा लिया है, वो वापस लेकर आओ, और एक इस आदमी के भाई की एक डिबिया है, वो भी वापस लेकर जल्दी मेरे पास आओ। तो जिन हुक्म पाते ही वहां से उड़ गया। यहाँ कुछ ही देर गुजरी थी कि जिन वापस हाजिर हुआ। उसने वो गधा भी और वो डिबिया भी, दोनों चीजें वापस लेकर आ गया। परी ने लड़के को कहा कि ये अपना गधा और ये डिबिया भी ले जाओ, और मेरी तरफ से ये एक डंडा भी अपने साथ ले जाओ। और परी ने कहा कि जब कोई तुम्हारा दुश्मन आ गया तो इस डंडे को हुक्म देना, फिर ये डंडा उस आदमी की पीठ पर बहुत खूब नाच दिखाएगा और इतना मारेगा ये डंडा उस आदमी को कि वो आदमी फौरन वहीं बेहोश हो जाएगा। लड़का अपनी सब चीजें साथ लेकर घर जाने के लिए जब तैयार हुआ तो नीलम परी ने जिन को हुक्म दिया कि इस लड़के को बाहिफाजत इसके अपने घर तक पहुंचा कर आओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जिन ने हुक्म सुनते ही सारा सामान उठाया और लड़के को अपने हाथ पर बिठाकर हवा में उड़ गया। जब सारा सामान लेकर घर पहुंचा तो घर वाले भी बहुत खुश हुए और वो भी उसके आगे अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें।